मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल देर रात तक सीएमओ में राजकाज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की काम करने की मिसाल देकर सभी यहां दंग रहे। सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा से कैबिनेट मंत्री मिले और देर रात तक सीएमओ में रुके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कई महत्वपूर्ण फाइल्स निपटाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में देर रात तक मुलाकातों का दौर चला। कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर, विधायक जेठानंद व्यास, विधायक संदीप शर्मा, विक्रम बंशीवाल, राजेंद्र मीणा, लालाराम बैरवा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक वीरू सिंह राठौड़, सांग सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। तो कल देर रात तक सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके रहे। कई फाइलों को उन्होंने निपटाया। सीएमओ में देर रात तक मुलाकातों का दौर चला। कई कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यप्रणाली को देखकर सभी यहां दंग रह गए। देर रात तक सीएमओ में सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके रहे। कई फाइल्सों को उन्होंने निपटाया है। कई मंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से, विधायकों से, जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से कल रात मुलाकात की। और अब जयपुर से खबर है, जहां विभाजन, विभीषिका और हर घर तिरंगा कार्यशाला आज भाजपा मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे सीएम भजनलाल शर्मा कार्यशाला को संबोधित करेंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां विभाजन, विभीषिका और हर घर तिरंगा कार्यशाला का आयोजन भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन होगा और 11 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यशाला को संबोधित करेंगे। तो जयपुर में विभाजन, विभीषिका, हर घर तिरंगा कार्यशाला का आयोजन बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। आज एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में वैज्ञानिक, नीति निर्माता और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कृषि, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास पर वैश्विक चर्चा इस सम्मेलन में होगी और सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग। भारत की हरित क्रांति के शिल्पकार थे प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। तो आज एमएस स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सुबह 9 बजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग होगा। और आज से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है और 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का उपचुनाव होगा और 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज से उपराष्ट्रपति उपचुनाव के नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है और 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं 25 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति उपचुनाव के होंगे और 9 सितंबर को ही इसके नतीजे सामने आएंगे। तो आज से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख, 25 अगस्त तक नाम इससे वापस लिए जा सकेंगे और 9 सितंबर को इसके चुनाव होंगे और 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। दिल्ली में आज 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल होंगी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों को भी सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पवित्रा मार्गरीटा भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। कार्यक्रम में 650 बुनकर समेत अन्य लोग शिरकत करेंगे।
हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने पर यहां विशेष जोर रखा गया है। आज इंडी ब्लॉक की डिनर मीटिंग होगी। वाटरलेस उपराष्ट्रपति चुनाव पर इस मीटिंग में चर्चा होगी और ये मीटिंग दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर होगी। 8 अगस्त को इंडी ब्लॉक पैदल मार्च निकालेगा। ईसी कार्यालय तक मार्च निकालेगा इंडी ब्लॉक। तो आज इंडी ब्लॉक की डिनर मीटिंग होगी और ये मीटिंग दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर होगी। इस मीटिंग में वाटरलेस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि 8 अगस्त को इंडी ब्लॉक पैदल मार्च निकालेगा। ईसी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेगा इंडी ब्लॉक। तो आज राहुल गांधी के आवास पर इंडी ब्लॉक की डिनर मीटिंग रखी गई है। डिनर मीटिंग वहां होगी और उस मीटिंग में कई मंत्री मौजूद होंगे, शामिल होंगे और यहां कई विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन 10 अगस्त से शुरू होंगे। सरकार द्वारा की गई 1015 पदों पर भर्ती की घोषणा। अप्रैल 2026 में परीक्षा का आयोजन होगा। 10 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन यहां भरे जाएंगे। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 10 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। सरकार द्वारा 1015 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। अप्रैल 2026 में इन परीक्षाओं का आयोजन होगा और 10 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन यहां भरे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से खबर है, जहां राज्य के कुल 39 टीचर्स के डेपुटेशन किए गए रद्द। यह टीचर्स शिक्षा विभाग से वेतन ले रहे थे, जबकि अन्य विभागों में काम कर रहे थे। 37 टीचर्स तो अलग अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में लगातार 1 साल से काम कर रहे थे। वहीं भरतपुर कोटा कलेक्टर ऑफिस में 2 अध्यापक काम कर रहे थे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने राज्य सरकार के एक आदेश की पालना में इन डेपुटेशन को रद्द किया। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से खबर है, जहां राज्य के कुल 39 टीचर्स के डेपुटेशन को रद्द किया गया है। ये सभी टीचर्स विभाग से वेतन ले रहे थे, लेकिन अन्य विभागों में काम कर रहे थे। 37 शिक्षक तो अलग अलग जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ऑफिस में लगातार 1 साल से काम कर रहे थे। वहीं भरतपुर कोटा कलेक्टर ऑफिस में अध्यापक काम कर रहे थे 2 और निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने राज्य सरकार के एक आदेश की पालना में इन सभी के डेपुटेशन को रद्द किया है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आज दोपहर बाद मामले की सुनवाई होगी। मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई थी। समयाभाव के चलते ये सुनवाई कल हाईकोर्ट में टल गई थी और आज फिर इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी और आज दोपहर बाद राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में सुनवाई होगी। कल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई थी। समय की कमी के चलते ये सुनवाई टल गई थी और आज एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो आज एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हो गया है और पीएम मोदी सम्मेलन में पहुंच चुके हैं, शिरकत कर रहे हैं। आज पीएम मोदी डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। Who gave selflessly, always put the country and its people first, and whose dream until his very last days was to eliminate hunger from this world. He used to say
that every child should be born for happiness. इस सम्मेलन का विषय सतत हरित क्रांति, जैव सुख या जैव आनंद का मार्ग के दृष्टिकोण का सार, मेरे पिताजी का दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करता है। उनका मानना था कि सच्ची प्रगति केवल उपज बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी निहित है। उन्होंने हमें हमेशा याद दिलाया कि विज्ञान को मानवता की सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की, और ये भी कि भोजन, स्वास्थ्य और पर्यावरण का भविष्य अविभाज्य है। Long before it became common discourse, he warned of the dangers of overuse of chemicals, unsustainable exploitation of groundwater, the climate crisis's impact on food production, and the loss of our traditional food crop varieties. He encouraged us to listen to and carry forward the indigenous and traditional knowledge which resides with our farmers and tribal families, especially women. As someone who has worked across health, science and development, I have seen how deeply interconnected these systems are. And as chairperson of the MS Swaminathan Research Foundation, I take pride that our foundation is a living laboratory of innovation, inclusion and impact, staying true to the spirit of our founder. This centenary is not only a time for remembrance, but it is a call to action, a call to build an evergreen revolution, Satat Harit Kranti, where no one goes hungry, where biodiversity flourishes, and where communities, especially women and youth, lead from the front lines of change. Thank you all very much for being part of this journey and welcome. Namaskar, Jai Hind. आपके स्वागत अभिभाषण हेतु बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से, कि इस सुअवसर पर कृपया अपने बहुमूल्य एवं प्रेरणादायक विचार हम सभी के साथ साझा करें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सौम्या जी, रमेश जी, उपस्थित मित्रों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जीवन वास्तव में उसका होता है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे श्रद्धेय स्वामीनाथन जी। 1942-43 में बंगाल के अकाल के कारण जब लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तब उनका हृदय व्यथित हो गया था और तब उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया खेती के लिए, किसानी के लिए और भूखमरी मिटाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, यहां बैठे सब लोग जानते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में नगर पालिका कार्यालय परिसर में हुई 2 बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर चोरों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से दोनों चोरी की बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब पुलिस दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिलें जब्त कर ली है और आगे की पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में भादुकला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरियास गांव में एक व्यक्ति के डैम में डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ की टीम नागौर के मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया और एसडीआरएफ ने कठिन परिस्थितियों में रात्रि में सर्च ऑपरेशन आयोजित कर डूबे हुए युवक की बॉडी को बरामद किया।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बारिश के चलते प्रधानपाट बैराज का गेट टूट गया, जिसके चलते खैरागढ़ शहर पानी पानी हो गया है। किसान और शहर के व्यापारी को भारी नुकसान यहाँ हुआ है। पिछले 26 जुलाई दिन शनिवार को आए भीषण बाढ़ की वजह से खैरागढ़ के प्रधानपाट बैराज का गेट टूट गया। माना जाता है कि बैराज में कुल 4 गेट बनाए गए हैं, जहां दूसरे नंबर का गेट बनते ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। विभाग के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं कर्मचारियों का कहना है कि बजट नहीं आने से ये सब समस्या है और साथ ही गेट की समस्या बहुत पुरानी है, जिसकी सुध नहीं ली गई है। तो मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रधानपाट बैराज का स्वीकृति हुई और लगभग 2018-19 में उनका काम पूर्ण हुआ। वहां देखेंगे प्रधानपाट बैराज में 4 गेट हैं और 4 गेट में जो है वहां पर दूसरा नंबर जो गेट है पूरा टूटा हुआ है और वहां देखेंगे केवल और 1 और 3 जो गेट है ये भी पूरा क्षतिग्रस्त है। मात्र एक गेट ही मात्र सही है और उसी कारण खैरागढ़ में लगातार बाढ़ आती है।